हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 और जो विज्ञान के मॉडल पेपर हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर संजीव देशवर्क पे आधारित है। तो संजीव देशवर्क पे आधारित जो सभी मॉडल पेपर हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल माय साइंस एकेडमी के साथ बने रहिए। तो जो मॉडल पेपर 1 और 2 है, मैंने जो इसकी प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर उस पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज देखते हैं मॉडल पेपर 3। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूर्णांक 80 नंबर का होता है और जो आपका 2023 का पेपर होगा वो किस तरह का होगा, तो उसी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, प्रश्न फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जो सेक्शन ए होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि AgNO3 के विलयन में NaCl विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो देखिए, जो AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारे पास NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और AgCl, तो ये AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, तो इसका हमारे पास श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि ये जो किसी भी पात्र में लेंगे तो उसमें श्वेत अवक्षेप उसके पैंदे में हमें AgCl का प्राप्त होगा। तो देखिए, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। तो देखिए, चींटी के डंक में जो हमारा मेथेनोइक है, मेथेनोइक यानी कि देखिए, मैथ के लिए एक कार्बन, एथ के लिए 2, तो HCOOH, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, तो वो चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो अगर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो जो हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं को काटने में किया जाता है क्योंकि ये बहुत कठोर होता है, और ये जैसे कार्बन का एक अपर रूप है, जैसा कि आप पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आंसर होगा हमारा हीरा। नेक्स्ट है कि शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है। तो देखिए, शरीर में जो समन्वय का काम है तो वो करता है हमारा तंत्रिका तंत्र, और जो अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारे जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो आती हैं, और जो ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं वो आती हैं। तो जो शरीर का समन्वय का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। ट्राइबोलाइट है। तो देखिए, ट्राइबोलाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है अकशेरुकी, यानी कि जो जीवाश्म अकशेरुकी होता है वो ट्राइलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए, जब अभिलंब आपतित होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वो लौट जाती है, तो जो परावर्तन कोण है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कोई भी कोण नहीं बनाती है, जहां से आती है वैसे वैसे लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है। तो देखिए, जो मादा में निषेचन की क्रिया, जब शुक्राणु जो मादा है उसके अंडवाहिनी है उसमें आता है, तो वहां से जो अंडा है और शुक्राणु दोनों निषेचित करके जो जाइगोट है उसका निर्माण करते हैं। तो यह हमारे पास जो बेस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय में होती है अंडवाहिनियां, तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है। तो देखिए, जो प्रकीर्णित प्रकाश का जो रंग है वो निर्भर करता है कि जो प्रकीर्णित करने वाले कणों का आकार कितना
ये उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो देखिए जैसे ये विद्युत धारा का एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, एक रासायनिक प्रभाव होता है, तो उसी तरह से ये जो ऊष्मीय प्रभाव बोले जैसे तापीय प्रभाव बोल देते हैं वो किसमें नहीं होता। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए विद्युत हीटर तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, विद्युत बल्ब तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, विद्युत इस्त्री तापीय या जो ऊष्मीय प्रभाव उसके कारण गर्म हो जाता है, तो विद्युत पंखा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है। यानी कि इसमें सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमारा सौर सेल है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ये सौर सेल क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे यह चार्ज हो जाता है। तो इसकी जो विद्युत इसमें उत्पन्न होती है वो होती है 0.7 वाट। अब नेक्स्ट देखिए कि आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। तो ये होती है केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि कुल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जो हमने लास्ट 2 मॉडल पेपर देखे उनमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है जो सिंचाई प्रणाली उससे, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की ये सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। देखिए कार्बन का वह अपरूप जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो ये होता है फुलरीन, जिसका नामकरण बकमिनिस्टर फुलरीन ने दिया था। ये कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा आने पर वह तत्व क्या कहलाते हैं, वो उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो शरीर में प्रोटीन होती है उसका ये पाचन करता है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो मादा में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट देखिए कि उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह विद्युत परिपथ में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए ये एसिड नोट कर रखा है और ये इधर का सिरा प्लस इधर का माइनस, तो ये क्या है एमीटर, और इसके जगह यदि वी हो तो ये क्या होगा वोल्ट मीटर होगा। और एमीटर का उपयोग किस में करते हैं, धारा के मापन में, और वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं हम वोल्टता के मापन में। नेक्स्ट है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का उत्क्रमित कर देती है, दिक् परिवर्तित, यानी कि उसकी दिशा को परिवर्तित कर देती है, वो होती है दिक् परिवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया लिखी जिसका उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो देखिए जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि AgBr, जब सनलाइट की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी तो ये Ag और Br2 जो ब्रोमीन गैस है उसमें टूट जाती है। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है, इसको कहते हैं नीला थोथा। नेक्स्ट है कि तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त वैद्युत अपघटय का नाम बताना है। तो देखिए ये क्या होता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है कि एथेनोइक अम्ल की संरचना चित्रित कीजिए। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। देखिए 1 कार्बन होता तो ये होता मेथेनोइक अम्ल, इसमें 2 कार्बन है तो ये क्या होगा एथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसकी संरचना हम बना सकते हैं। जो कार्बन से 3H जुड़े हैं तो ये हमने 3H जोड़ दिए। इसके बाद COOH, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और एक बंद ये इस कार्बन के साथ बचा है क्योंकि कार्बन 4 बंद बनाता है। ऐसे ही ये कार्बन 2 बंद इसके साथ बना लिए, 1 बंद इसके साथ, तो 1 बंद इस O के साथ बनाएगा और ये O 1 H इसके साथ, तो ये हो जाता है CH3COOH। नेक्स्ट है क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। तो देखिए क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17 क्लोरीन 35 और 37। देखिए ये है जैसे किसी जो परमाणु है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जो ये आगे होता है ये परमाणु क्रमांक को और ये हमारा परमाणु भार को डिनोट करता है और ये उस तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है।
तो 17 यहाँ दोनों के लिए सेम है, यानी कि ये क्या है, समस्थानिक की आवर्त सारणी में एक स्थान पर जो तत्व पाए जाते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं और इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और इनका अनुभार देखिए अलग अलग है। कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है? तो देखिए जो अंतःकरण होता है, यानी कि जो कर्ण है उसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जो हमारे बैलेंस का काम करता है। अब यदि कभी किसी कारण से जैसे बच्चे खेलते रहते हैं और उनके जैसे कर्ण का वो द्रव जैसे कि हिल जाता है तो उससे चक्कर आने लगते हैं, तो असंतुलन होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्पाइगोयरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो देखिए इसमें जो खंडन विधि है उससे प्रजनन होता है, यानी कि इसमें जो एक टुकड़ा टूट जाता है उसका एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो देखिए दो तरह के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो जो माइकल फैराडे था उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, जिसे हम धारा का जासूस भी कहते हैं। ये बताता है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि धारा के संसूचन का काम ये करता है। पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश हम कहते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन बी में 2 नंबर की क्वेश्चन है। तो निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। तो ये हमारा है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। नेक्स्ट है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है? तो देखिए कार्बन परमाणु में एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कि कार्बन आपस में जुड़ के एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, तो श्रृंखला के कारण ये विशाल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा, कार्बन की चतुर्संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन 4 अन्य कार्बन या फिर अन्य जो परमाणु हैं उनसे संयोजकता करके और विभिन्न जो यौगिकों का निर्माण कर लेता है। देखिए सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो इसमें देखिए सल्फर में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सल्फर है ये दूसरे जो सल्फर है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया इसने। ऐसे ही जो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ये साझा कर लेता। तो जैसे इससे इसने 2 का कर लिया, इसने इससे 2 का कर लिया, फिर इसके पास भी 8 है तो इसने 2 का इसके साथ साझा कर लिया, 2 का इसके साथ साझा कर लिया। इसी तरह जितने भी सल्फर हैं वो दूसरे सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुछ क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं। तो जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त, तथा जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग। तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, और इन्हीं के अनुसार हम जो तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण वर्ग और आवर्त में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे चलने पर परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में कोई 2 अपशिष्ट उत्पाद के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस उत्तक में संचित रहते हैं? तो देखिए जैसे कि जनरली आपको पता है गोंद है और रेजिन है, ये दोनों एक अपशिष्ट उत्पाद हैं जो विशेष रूप से हमारा जो पुराना जाइलम होता है उसके उत्तक में संचित रहते हैं। क्वेश्चन 9 है जीवाणु व वायरस जनित यौन संचित रोग का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो हमारा गोनेरिया और एड्स है, HIV एड्स दोनों ही यौन संचरित रोग हैं। गोनेरिया जीवाणु जनित है और HIV एड्स वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोपस में बीजाणु महासंघ का चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से ये इसका बीजाणु का महासंघ होता है और यहाँ इसमें बीजाणु होता है। विवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए यदि प्रकाश किसी
अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वो उसमें सरल रेखा के रूप में गमन नहीं करता, बल्कि उस वस्तु से टकरा के वो किसी दिशा में मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का अर्थ होता है टकराना, टकरा के प्रकाश का मुड़ना, या हम सीधा सा कहते हैं कि किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा के प्रकाश का मुड़ना, इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा से जो ऊर्जा है उसकी गणना हम कोई भी जो उपकरण काम कर रहा है उसके द्वारा प्रति सेकंड जो कितना कार्य किया जाता है उसके द्वारा हम इसका निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो ऊर्जा की दर होती है किए गए कार्य अपॉन में लिया गया सेकंड। नेक्स्ट है कि आर्मेचर से आप क्या समझते हैं? तो जितनी भी हमारी जैसे मोटर हैं उसमें जो कुंडली और जो नरम लोहे की जो क्रोड लगी होती है जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, ये मिलके आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूज तार का अनुमतांक रेटिंग यानी कि 15 एम्पियर है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो देखिए कि परिपथ में 15 एम्पियर से धारा अधिक प्रवाहित नहीं हो सकती। यदि 15 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो जो हमारा फ्यूज है, जो फ्यूज में तार होता है वो क्या होगा? पिघल जाएगा और परिपथ स्वयं गर्म हो जाएगा। जनरली देखिए फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है फ्यूज तार से रिलेटेड। तो जैसे फ्यूज तार है इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए और इसका गलनांक क्या होना चाहिए? तो गलनांक क्या होना चाहिए? गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। दिए गए परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो पहला हमारा ये संयोजन है ये श्रेणी क्रम संयोजन है और ये जो संयोजन है ये भी कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो इसे हम R डैश से व्यक्त कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि दोनों प्रतिरोधों का योग हो जाता है, यानी कि R1 प्लस R2, तो 1 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 2 ओम। इसके बाद ये जो दूसरा संयोजन है तो इसमें R3 प्लस R4 कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 ओम। अब देखिए ये हमारा जो परिपथ है अब इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 ओम आ गया और यहाँ 2 ओम आ गया, और ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो इनके बीच से तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब ये कैसा संयोजन है? ये हमारा समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध है उसका 1/, में करके योग होता है। तो देखिए इसको मैंने R5 से डिनोट कर दिया, इसको R6 से। तो R5 कितना है? 2 ओम, ऐसे R6 कितना है? 2 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1 ओम। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की अनवीनकरणीय प्रारंभिक स्रोत हैं, यानी कि अनवीनकरणीय जिनका प्रकृति में पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, यानी कि जिन्हें एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि खनिज कोयला है, पेट्रोलियम है। तो ये कैसे हैं? पेट्रोल है, डीजल है। नेक्स्ट देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है कि उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है, लेकिन स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अब ये 2 रिएक्शन हैं, इनको कंप्लीट करनी है। तो देखिए कॉपर सल्फेट एक्वस यानी कि क्षारीय अवस्था में है और Fe सॉलिड अवस्था में है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये हमारे पास फेरस सल्फेट और कॉपर सॉलिड के रूप में हमारे पास प्राप्त होगा। दूसरी रिएक्शन है ZnS सॉलिड अवस्था में है, H2SO4 लिक्विड अवस्था में है। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारे पास ZnS4 यानी कि जिंक सल्फेट प्राप्त होगा और H2 गैस मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक कार्य बताइए। तो देखिए ऑक्सीन ये क्या है? एक वृद्धि का हार्मोन है जो क्या करता है कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। सेकंड है जिब्रेलिन हार्मोन, यह भी वृद्धि हार्मोन है, यह तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है एबिसिसिक हार्मोन, ये क्या करता है? ये वृद्धि को संबंधन करने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है कि जो पत्तियां हैं उसके मुरझाने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए
समयुग्मजी आर पुष्प लाल रंग के लिए तथा विषम युग्मजी आर पुष्प गुलाबी रंग के लिए। तो ये हम यहाँ ऐसे आर जो उसको लिख लेते हैं। विषम युग्मजी जो गुलाबी है उसके लिए क्या है, आर है, और विषम युग्मजी गुलाबी है उसके लिए भी आर है। तो देखिए समयुग्मजी आर पुष्प के श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए हमें जो संतति का चेकर बोर्ड बनाना है और उससे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप बताना है। तो देखिए यहाँ हमने कैपिटल आर लिया और यहाँ स्मॉल आर लिया, ऐसे यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर। तो इनका संकलन कराएंगे इससे, तो आर से आर बनेगा, इसका इससे कराएंगे तो आर स्मॉल आर बनेगा, इसका इससे कराएंगे तो आर बनेगा, और इसका इससे कराएंगे तो आर बनेगा। तो देखिए जो हमारे आर है वो जो लाल रंग है उसके लिए प्रभावी गुण हो जाएगा। ऐसे ही जो आर स्मॉल आर है वो गुलाबी रंग के लिए, और जो आर स्मॉल आर है ये भी गुलाबी रंग के लिए होता है। और अगर स्मॉल आर है तो ये बताता है समयुग्मजी श्वेत रंग के लिए, यानी कि ये श्वेत रंग होगा। तो इसका जीन प्रारूप बनाएं। तो देखिए आर के लिए कितना है, 1 है। आर कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2। और स्मॉल आर ये 1 है, यानी कि 1:2:1 में हमारे पास जीन प्रारूप प्राप्त हुआ। अब लक्षण प्रारूप की बात करें तो देखिए लाल कितने प्राप्त हो रहे हैं, लाल केवल 1 प्राप्त हो रहा है। गुलाबी के 2 प्राप्त हो रहे हैं, और श्वेत के कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1। तो ये होगा 1:2:1। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए समंजन क्षमता क्या होती है कि जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वह क्षमता होती है जिससे वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हमारा लेंस है, आँख का लेंस है, उसमें भी जो समंजन क्षमता होती है, तो वो जैसे हम पास की वस्तुएं देखते हैं तो उसको अलग तरीके से समंजित करता है, यानी कि फोकस दूरी में परिवर्तित करता है। दूर की वस्तु देखते हैं तो फिर वो फोकस दूरी में परिवर्तित करता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायरेक्टर, P = होती है 1/f। तो फोकस दूरी 0.5 मीटर हमें दे रखी है, तो हम ये पुट कर लेते हैं, तो इसे याद आता है 2 डायरेक्टर। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट .12 H2O, जिसे हम POP भी कहते हैं, और इसका उपयोग खिलौने सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो आयनन नहीं होने के कारण ये H+ नहीं देगी, और अगर H+ नहीं देगी तो ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर सकती, और यदि H+ आयनों की अनुपस्थिति होगी तो हमारा जो अम्लीय गुण है वो अनुपस्थित होगा, जिससे जो हमारा शुष्क लिटमस पत्र है उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अपर रूप बताइए। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके हमारे पास 2 अपर रूप, चूना पत्थर होता है और एक हमारा संगमरमर होता है। अब जो नेक्स्ट था उसमें हमें सुमेलित करना था। तो देखिए जो हमारा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन सा है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, वो हमारा प्रबल अम्ल है। दूसरा यदि प्रबल क्षार की बात करें तो वो है NaOH, क्योंकि इसकी pH लगभग 14 के करीबन होती है। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल होता है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, तथा दुर्बल क्षार होता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो देखिए हमारे जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी तथा एनोड पर हमारे पास क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। नेक्स्ट है तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? तो जो हमारा रुधिर होता है उसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। मानव हृदय की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये आपको आपकी बुक से आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये इस डायग्राम बना सकते हैं। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की कोई 2 विशेषताएं मिलती हैं। तो देखिए जो मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है
कि जो ऑटो मिक्सड जो ब्लड होता है और एक होता है कि ऑटो रहित, यानी कि एक जिसमें O2 मिली हुई है, एक जिसमें O2 नहीं मिली हुई है। तो ये जो उदर है ये रक्त वाहिनियों में नहीं मिलता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त है ये आपस में कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे ही जो हमारा रक्त है पूरे शरीर में जो एक चक्र पूरा करने में हृदय से 2 बार ये गुजरता है, यानी कि हृदय इसको 2 बार पंप करता है कि एक चक्कर पूरा करने में। नेक्स्ट है कि रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए रंध्र यानी कि स्टोमेटा किसे कहते हैं? जो हमारी पत्तियां होती हैं उसका अधिचर्म होता है, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और जो रंध्र का ये नामांकित चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे जो स्टोमा है और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ, और यहाँ हमारी रक्षक सेल होती हैं यहाँ नीचे। अब नेक्स्ट है कि पौधे के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जाइलम एक इसका संवहन उत्तक है। यदि हम पौधे का जाइलम यदि हम निकाल देंगे तो जो पादप में जल और तथा खनिज है इनका परिवहन नहीं होगा और पौधा सूख के नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी के बीच में हो। तो आपको ये जो सारे किरण चित्र हैं आपकी बुक में मिल जाएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखिए। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है उन दोनों को माध्यम को जो पृथक करने वाली ये पृथक करता है इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो ये हमारा क्या है? अभिलंब। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले ये क्या होते? तीनों अभिलंबवत होते हैं। दूसरा नियम होता है इसमें हमारा स्नेल का अपवर्तन का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, यानी कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए जो आपतन कोण की ज्या है साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। गोलीय दर्पण के नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का आलेख बनाइए। तो ये आप बना सकते हैं कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाएंगे ऐसे, तो जैसे कि दाईं ओर इसके दाईं ओर है तो ये प्लस होता है और जो आपतित प्रकाश है उसके बाईं ओर इधर की तरफ ये माइनस होता है। ऐसे ही जो दर्पण है इसके ऊपर की तरफ प्लस होता है तथा नीचे की ओर माइनस होता है। तो ये था मॉडल पेपर 3 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही अन्य मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल माई साइंस अकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।